आज मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उससे संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जो कि आपके एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसमें इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। हो सकता है कि इनमें से एक दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द country where the headquarter of a multinational company is located is known as। ऑप्शंस है होस्ट कंट्री, ऑप्शन बी है होम कंट्री, सी है थर्ड कंट्री एंड डी है नन ऑफ दीज। देखिए ये होस्ट कंट्री, होम कंट्री और थर्ड कंट्री क्या होता है, आजकल ग्लोबल इन्वायरमेंट है। कंपनी जो होती है अपने डिफरेंट कंट्री में अपने ब्रांचेस खोलती है, तो हेड क्वार्टर जिस जगह होता है जिस कंपनी का, उसको बोलते हैं होम कंट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा होम कंट्री, ऑप्शन नंबर बी। और होस्ट कंट्री कौन होता है समझ लीजिए, जैसे कि जिस कंपनी का ब्रांचेस जिस कंट्री में है उस कंट्री को बोलते हैं होस्ट कंट्री, क्योंकि वो उसको होस्ट करती है अपने यहाँ। इसे समझ जाइए कि वो एक अपने गेस्ट के रूप में वो कंपनी वहाँ गया, उसको वो होस्ट कर रही है, तो उस कंट्री को बोलते हैं होस्ट कंट्री। जहाँ हेड क्वार्टर होता है उसको बोलते हैं होम कंट्री, और थर्ड कंट्री उसको बोलते हैं जहाँ पर उसके लोग वहाँ से आके काम करते हैं, उसमें जिसके भी वर्कर्स हैं, जहाँ से वो लेके आते हैं, जहाँ से उसका ब्रांचेस नहीं है बट वहाँ से लोग वहाँ से काम करने वहाँ आते हैं, तो वो थर्ड कंट्री में आता है। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चंस बार बार देखे जा रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इसे घुमा के भी पूछा जा सकता है बट क्वेश्चंस आ रहा है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम कंट्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच है कौन सा पेयर, आपको वो पेयर बताना है। ऑप्शन है ए जॉब एनालिसिस ऑब्जर्वेशन मेथड, बताना है कि है कि नहीं। बी जॉब डिस्क्रिप्शन necessary qualifications required for the job, job specification, relationship of a job with other jobs in the organizations, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफर लेटरल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए जी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये सब चीज़ अच्छे से आता होगा। अब सही आंसर इसका दीजिए और एज अ रिविजन लीजिए। बट देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है इसमें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं होगा। चलिए अब इसे कुछ ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जॉब एनालिसिस क्या होता है, अब आपके यहाँ कंपनी है, इसमें जॉब है, डिफरेंट तरह के काम से, तो उसके लिए लोगों को अपॉइंट करना है। तो उसके पहले क्या किया जाता है, जॉब को एनालाइज किया जाता है कि हमारा किस तरह का जॉब है, उस पर किस तरह के लोग चाहिए, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, किस तरह का काम कौन करेंगे, कैसे लोगों कर। तो ये एनालिसिस कर करके उसके बारे में जो डिटेल्स दिया गया उसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। और जॉब एनालिसिस दो तरह का होता है, ये अच्छे से याद रखिए, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक जॉब स्पेसिफिकेशन, जो हमारा ऑप्शन बी और सी है। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब नहीं होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब का डिटेल होता है। डिस्क्रिप्शन का वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि उसमें जॉब के बारे में रहता है। जॉब में कौन किस तरह का स्किल्स चाहिए वो नहीं रहता, जॉब कैसा होगा, जो उस जॉब को करेंगे वो उनको क्या परफॉर्म करना होगा, किस तरह का वर्क करना होगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। अब आइए जॉब स्पेसिफिकेशन, उसमें मेंशन होता है कि किस तरह के स्किल्स वाले लोगों को उस जॉब के लिए अपॉइंट किया जाना चाहिए, क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जॉब एनालिसिस का दो पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक जॉब स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन नाम ही है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई करना कि किस तरह के लोगों को, किस तरह के स्किल्स, किस तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोगों को उसमें लेना है। तो ये जॉब एनालिसिस में उस पूरे जॉब का एनालिसिस किया गया, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हमेशा ऐसे घुमा के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आते ही हैं, या तो एक आंसर वाला है, तीन चार सेंटेंस दिए रहते हैं, उनमें से आपको चुनना रहता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोई ना कोई गलत कर देंगे। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो ऊपर से ABC वो गलत है, वो उल्टा लिखा हुआ है। चलिए अब ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफर। तो
तो ट्रांसफ़र हर कोई चाहते हैं कि वर्क में अगर उसके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसकी कंपनी का है तो ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र जब भी होता है तो अपने ही रेंज में होता है, कभी कभी प्रमोशन करके भी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया लेटरल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ट्रांसफ़र का मेन मतलब है कि अपने ही उसी काम पे किसी और जगह उसे शिफ्ट कर देना, नीचे नहीं, उसको लोअर लेवल पर शिफ्ट नहीं किया था, लिटरली अपने इक्वल उसी लेवल पर उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया था। तो सही इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ट्रांसफर लेटरल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज। तो होप है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following is not a critical area of 6-box model of organizational diagnosis? Options है A structure, B है mechanism, C है relationship and D है learning। अब देखिए, जिन्हें ये पता है कि 6-box मॉडल क्या है वही इसका आंसर दे पाएंगे। तो 6-box मॉडल क्या है? 6-box मॉडल है एक डायग्नोस्टिक मॉडल जिसमें कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायग्नोस किया था। इसे किसने दिया था? इसे मार्विन वेस्टबोर्ड ने 1976 में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ चाहिए, उसे आगे ले जाना है, तो इन 6 एरियाज पर फोकस करना होगा, इन 6 एरियाज पर ध्यान देना होगा और उसे आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाए। वो 6 एरियाज क्या है? नंबर 1 है, बॉक्स 1 है पर्पस, कि हम किस पर्पस के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस कंपनी को सेटअप किया है। बॉक्स नंबर 2 कहता है स्ट्रक्चर। अब उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाइए कि वहाँ पे काम जो है वो इजीली हो सके। बॉक्स 3 है रिवॉर्ड्स, कि वहाँ पर जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो अच्छा वर्क कर रहा है उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए ताकि वो मोटिवेट हो के अपना फुल एफर्ट लगाए और आपका कंपनी आगे जाए। बॉक्स नंबर 4 हेल्पफुल मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म वहाँ पे लाइए, ऐसा टेक्नोलॉजीज को लाइए वहाँ कि उसमें कोऑर्डिनेशन बन सके ताकि क्या हो, काम आसानी से हो, वेस्टेज कम हो और वर्क करने वाले लोगों को सुविधा हो, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। और बॉक्स नंबर 5 कहता है वर्क, आपको कहता है रिलेशनशिप पे, कि वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, कोऑर्डिनेशन बढ़े, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो समय बर्बाद होगा, स्ट्राइक्स होंगे और वर्क कम हो जाएगा, वर्क अच्छे से नहीं करेंगे। अगर आप एक वर्कर्स के अंदर ग्रीवांसेस रहेगा तो वो अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे, पूरा अपना पोटेंशियल यूज़ करके काम नहीं करेंगे। तो आपको इस पर भी वर्क करना है कि कंपनी में काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का रिलेशनशिप सही रहे, उनमें अच्छा रिलेशनशिप हो, तो इस पर वर्क करना है। और बॉक्स नंबर 6 कहता है लास्ट में लीडरशिप, कि जो इन 5 बॉक्स हैं उन पे वर्क करे, उन सब में तालमेल बैठा के रखे। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि हर चीज़ को मेंटेन करे, वो इंसेंटिव भी प्रोवाइड करे अच्छे वर्कर्स को, स्ट्रक्चर भी सही है कि नहीं उस पर भी ध्यान दे, कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करे, रिलेशनशिप को बना के रखे, और जो कंपनी का पर्पस है तभी वो पूरा हो सकेगा और गोल पूरा हो सकेगा। मैंने शॉर्ट में 6-box मॉडल को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर इसे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं फिर से इस पर बनाऊंगी, लेकिन अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म भी सही है, रिलेशनशिप भी है, बट लर्निंग का इस 6-box मॉडल में कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो इसका जो गलत आंसर है वो लर्निंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग। ओके, होप कि आपको ये मॉडल समझ में आ गया। उसमें नाम याद रखिए, वेस्टबोर्ड ने दिया था और 76 में दिया था। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के इस सब पे भी क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। How the tendency of some people to work harder or perform better when they know that they are being observed is, options है A Hawthorne effect, B है perceptual biases, C है attitude, D है halo effect। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर दूं कि ये बात है हॉथॉर्न इफेक्ट का, ये सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, हॉथॉर्न इफेक्ट। लेकिन उस समय क्या होता, जब इल्यूमिनेशन टेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर लाइट को घटा बढ़ा करके टेस्ट किया गया था, अल्टर मेयो ने टेस्ट किया था। तो उस समय देखा गया कि जहाँ पर लाइट कम है तो वहाँ पर भी लोगों को मालूम था कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उन लोगों ने का भी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा ही रहा।
जहाँ पर कि लाइट ज़्यादा था वहाँ भी वही रहा। तो शुरू में उन्होंने क्या बताया कि अगर शुरू में वर्कर अगर ख़राब कंडीशन भी है वर्किंग का, तो भी अगर उनको मालूम है कोई ने वॉच कर रहा है, तो अपना पूरा वो एफर्ट देते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। लेकिन बाद में क्या होता है, वो इसके खिलाफ वो ग्रीवांसेस आती है और रिपोर्ट करने लगते हैं कि चलिए लाइट ख़राब था, वहाँ वर्किंग कंडीशन ख़राब था, और धीरे धीरे बाद में उनका घटेगा। लेकिन शुरू में अगर उन्हें ये फील होता है कोई उन्हें देख रहा है, तो वो अपना फुल इफेक्ट देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाउथॉर्न इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन इनफॉर्मल ग्रुप encompassing individual from different levels with a given area or department is known as। यहाँ पे बात कर रहा है इनफॉर्मल ग्रुप का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह का इनफॉर्मल ग्रुप होता है, एक हॉरिजॉन्टल क्लिक, वर्टिकल क्लिक एंड रैंडम क्लिक। क्लिक का मीन्स कि ऐसा ग्रुप की जो कि आपस में ही सब कुछ डिस्कस करते हैं और सारा कुछ वो उसी ग्रुप के अंदर करना पसंद करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल क्लिक क्या होता है, जो कि अपने ही लेवल के लोग, अपने इस डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बना लिया ग्रुप। और वर्टिकल ग्रुप, इस लेवल के लोग ऊपर के लेवल नीचे लेवल, तो उसमें एक ग्रुप बना लिए। और रैंडम ग्रुप होता है कहीं से भी बना लिए, कोई किसी डिपार्टमेंट का। ये तो यहाँ पर बात किया जा रहा है, देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स की बात की जा रही है। तो डिफरेंट लेवल्स का यहाँ पे है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं बना रहा है, कोई नीचे का फोरमैन है तो कोई अपर लेवल का है, कोई सीनियर लेवल, एक ग्रुप है, वो लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं, आपस में ही ग्रुप बना के कोई वर्क करना पसंद करते हैं। तो अभी इतना ही समझिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वर्टिकल क्लिक, ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल क्लिक। देखिए मैंने यहाँ पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपना कमेंट कीजिए, राइट कीजिए और लाइक कीजिए, रिव्यू दीजिए, ताकि मैं और भी क्वेश्चंस को लेके आऊँ। और नेक्स्ट सेशन के लिए तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ को लेके आऊँगी, जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।